नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट वैभव और आप देख रहे हैं आइए बात करें एक हेल्थ पॉडकास्ट प्रमिला हॉस्पिटल की तरफ से। आज जो है हमारे साथ प्रमिला हॉस्पिटल से एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अजरा रजा शाह जी मैम। वेलकम टू आवर शो। नमस्कार वैभव, वेरी गुड आफ्टरनून मैम। आई कंसिडर इट अ नाइस प्रिविलेज। एक सौभाग्य है मेरा कि मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है और एक बहुत अच्छे टॉपिक पर जो मेरे मन से बहुत रिलेटेड है। थैंक यू। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स के बोर्ड्स एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब स्टूडेंट्स के अंदर एक नई टेंशन है जिसका वो सामना कर रहे हैं। जी हाँ, रिजल्ट्स का। हर साल रिजल्ट का प्रेशर सिर्फ स्टूडेंट्स पर ही नहीं, उनके परिवार पर भी होता है, पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पर। कई बार मार्क्स के डर के चलते एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है और कंपैरिजन का एक ऐसा दायरा बन जाता है जिसमें स्टूडेंट्स खुद को अकेला महसूस करते हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक एक्सपीरियंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिनके साथ हम बात करेंगे उन सभी इमोशंस के बारे में जो एक स्टूडेंट रिजल्ट के आसपास महसूस करता है। जी हाँ, डर, प्रेशर, कंपैरिजन और सेल्फ वर्थ के ऊपर सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी बातचीत जो सिर्फ मार्क्स नहीं, माइंडसेट के बारे में भी है। ओके मैम, मेरा पहला सवाल ये है कि बोर्ड्स एग्जाम खत्म हो चुके हैं और रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो बच्चों के मन में सबसे ज़्यादा डर ये रहता है कि अगर हमारे मार्क्स कम आ गए या फिर मैं फेल हो गया, तो फिर बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो बच्चों के मन में घूमते रहते हैं और उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनको गिल्ट फील कराते हैं या फिर उनको डर का एहसास दिलाते हैं। तो मैम, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप इस डर को कैसे समझाएंगी? थैंक यू वैभव, ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है जो आजकल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे भी हैं जो इसको लेके भयभीत हैं। उसका एक कारण ये है कि वो उनका जो एक अपना जो एस्पिरेशन है, जो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे अपने मार्क्स आए, क्योंकि उन्होंने अपना कर्म किया, उन्होंने जो कोशिश की, जो मेहनत किया और अब रिजल्ट आने वाला है जिस पे बहुत हद तक आपका कंट्रोल नहीं है। आपने मेहनत की है, उस हिसाब से आप एक एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आपको उसका के उतने मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर जो चीज़ें अगर आपके मार्क्स अगर आपके हिसाब से आते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं आते हैं तो भी आपके पास बहुत सारे अवसर हैं। होता क्या है, इसका जो रूट कॉज है, जो एंटीसीडेंट फैक्टर है, वो ये है कि हम सोचते हैं कि हम पहले अपने आप को समझना हो कि हम क्या चाहते हैं। तो हमारा जो ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है, क्या वो ये है कि हम एकदम प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में पढ़े, या जैसे CUET दिया है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप टॉप लेके चलते हैं कि मेरा जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, एवरीवन वांट्स टू टेक एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेज, बेस्ट इंस्टीट्यूट, तो मुझे बेस्ट मिले। ठीक है, यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो टॉप 10 में नहीं है, बट बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, कंपनी इंटरफेस है और वहाँ पे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स की क्वालिटी भी अच्छी है। ऐसा नहीं है, तो अगर आप वहाँ नहीं पढ़, पहले आपका गोल क्या है? आप बेस्ट इंस्टीट्यूशन चाहते हो या बेस्ट कोर्स चाहते हो? आई रिमेंबर, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी मैम, क्योंकि आपने बहुत उपयुक्त क्वेश्चन किया है। कि एक बच्चा था जिसने IIT निकाला था और उसका केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था BHU में, और BHU इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर IIT, लेकिन उसको केमिकल में इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था, उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ना था। तो उसने NIIT, ही वाज वेरी क्लियर अबाउट हिज विजन, उसने NIIT हैदराबाद से किया, और क्योंकि वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए बहुत मशहूर है और माना जाता था, तो उसने ही वाज वेरी क्लियर कि ठीक है IIT नहीं मिलेगा पर NIIT मिलेगा। तो ही वाज वेरी क्लियर कि मुझे कोर्स क्या करना है, उसमें मेरा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा। उसी तरह से ये टाइम मैं समझती हूँ कि चिंता करने के बजाय इस पे फोकस करना है कि मैं अपने लिए एक अवेयरनेस, एक अवेकनिंग कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो मैंने कोशिश किया, उसके लिए तैयारी की, अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मैं कोर्स को करना चाहती हूँ या जो कोर्स मैं करना चाहता हूँ वो मेरे लिए ठीक है, मैं क्यों करना चाहता हूँ, इज इट आउट ऑफ पीयर प्रेशर, और इसलिए कि सबको लगता है कि यही कोर्स सही है, या सचमुच ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसको अपने आप को समझने की ज़रूरत है। ये इनवर्ड जर्नी है, तो ये समय अगर हम इसमें लगाएं फल की चिंता करने के बजाय, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपकी मदद करेगा। क्योंकि जब एक बार आपका एडमिशन हो जाएगा तो फिर आपके पास समय नहीं मिलेगा। तो समय का सदुपयोग करें, और जो डर है उसको ये सोच के रखें कि जो मेरे हाथ में था हमने किया, मैंने बेस्ट एफर्ट किया, और हम लोग ने गीता में पढ़ाई है कि फल की चिंता ना करें, एफर्ट किया है। इट्स अ जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द डेस्टिनेशन।
मैम जैसे कि वही इससे मुझे ये समझ में आया कि मुझे कॉलेज के पीछे नहीं भागना है, हमें कोर्स के पीछे लगे रहना है कि हमने जो कोर्स चूज करना है या फिर जो भी चीजें करनी है वो हम उसको पकड़ के चले कि तभी हम अच्छे से सक्सेस मिल पाएगा हमें। हाँ, अगर कॉलेज मिल जाता बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अंदर पैशन है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है कुछ करने का और आप अपना 100% देना चाहते हो तो आप दूसरी जगह भी रह के कर सकते हो। जरूरी नहीं कि वो टॉप 10 कॉलेजेस हो, तो एक तो भय आपका इससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और दूसरा आपने तुलना की बात की थी। हाँ, तो तुलना है कि मैं ये मानती हूँ कि तुलना करना दूसरों से अपना अपमान है। अपना अपमान करना है तो अपना सम्मान करें। हम विशिष्ट हैं, हम अपनी विशिष्टता के बारे में सोचें और मेरे लिए क्या सही है, मेरे पर्सनालिटी के लिए मेरा एप्टीट्यूड किस तरफ है, और हाँ मैं उसको देखती हूँ कि हो सकता है मैं किसी और जॉब में बेटर कर सकती हूँ, है ना। तो हम उस पर फोकस करें कि मेरा एरियाज कौन कौन सा है, मेरे स्किल्स, मेरा स्ट्रेंथ्स क्या है, मैं उस पर फोकस करूँ। मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन कि रिजल्ट के प्रेशर में कई स्टूडेंट्स रातों की नींद खो देते हैं और एनजीएस फील करते हैं, एंजाइटी होती है उन्हें मेंटल स्टेबल रहने के लिए क्या क्या प्रैक्टिकल टिप्स आप देना चाहेंगी? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि एंजाइटी हो जब और रिजल्ट के बारे में आप सोच रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर थिंकिंग होती है, आप रात की नींद आप सो नहीं पाते हो, आप बहुत डिस्टर्ब रहते हो, रेस्टलेस रहते हो। तो लेकिन ये हमेशा सोचना चाहिए, एक रैशनल अप्रोच ये है सोचने का कि इस थिंकिंग से मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं हो जाएगा या बुरा नहीं हो जाएगा, या जो होना वाला है वो रिजल्ट वही होगा, ये मेरे रिजल्ट को डिटरमिन नहीं करेगा। बट आई नो इट्स इजियर सेड देन डन। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि जहाँ तक हो सके प्रेजेंट में रहो, अपने आप को इंगेज रखो, है ना, प्रेजेंटली ऑक्यूपाइड रहो, फिजिकली भी मेंटली भी। ये मुझे लगता है कि इस समय को हम एक गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड की तरह क्यों नहीं देखते हैं। एक ऐसा समय जहाँ पॉज होता है, आपके पीरियड थोड़ा सा रेस्टिंग फेज है, जहाँ आप अपने दूसरे हॉबीज को परस्यू कर सकते हैं। और एक तो आप उसके लिए मेडिटेशन करें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, आप प्रेजेंट में रहने के लिए आप किसी योगा में जाकर के सेंटर में योगा कर सकते हो, रिलैक्स रह सकते हो। अपने मनपसंद का कोई जो आपकी हॉबी है, पेंटिंग है, स्पोर्ट्स है, क्रिकेट खेलना है, जो आप एग्जाम्स के समय सब आपका रुक गया था और बंद हो गया था, वो सब यू कैन अगेन स्टार्ट इट अगेन ऑल ओवर अगेन एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। इंजॉय करो, फ्रेंड्स के साथ, उन रिलेटिव्स के साथ मिलो जिनसे बहुत दिन हो गए आपकी मुलाकात नहीं हुई, वो आपके रिलेटिव जो हम उन फ्रेंड्स पे ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो जाते हैं जो हमारे डेली के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। इस प्रोसेस में हम कुछ लोगों से बहुत दूर भी हो जाते हैं। ऐसे कुछ रिश्तेदार जो गांव में है या दूर में है जो आपको याद करते हैं, आप उनसे कनेक्ट करो और जाओ, जगह भी बदल सकते हो आप। इट्स द बेस्ट टाइम फॉर ट्रैवलिंग। पहले के टाइम में होता था ना कि बच्चे एग्जाम्स खत्म हो गए तो रिजल्ट आने के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड है उसके बीच में वो नानी के घर जाते थे या फिर अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे, लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा नहीं होता है। बल्कि ये टाइम पे अगर आपको मौका मिलता है सोलो जर्नी के लिए तो आप सोलो जर्नी पे जाओ, खुद पे रिफ्लेक्ट करो, देखो अपने आप को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपना थोड़ा सा समय नेचर के साथ बिताएं, पेड़ पौधों फूल के बीच, बिकॉज हम जहाँ रह रहे हैं धीरे धीरे ये सब जो है ना, ये प्राकृतिक वातावरण कम होता जा रहा है, हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी हिल स्टेशन पे जाए, हर शहर में ऐसे कोई ना कोई जगह ज़रूर है जहाँ हम प्राकृतिक स्थल हो, वहाँ बैठे, वहाँ पे एक सुकून के साथ प्रकृति के साथ अपने संबंध को देखें, क्योंकि हम सब एक दूसरे से रिलेटेड है। नेचर के साथ भी हमारा रिलेशनशिप है और अपने साथ अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें तो हमारी जो एंग्जाइटी है वो अपने आप कम होती जाएगी। फिर हमें समझ में आएगा कि मैं अपने मार्क्स से बहुत ज़्यादा हूँ, आई एम मच मोर देन माई मार्क्स, जो मुझे मार्क्स मिलने वाला है। मेरी पर्सनैलिटी में बहुत कुछ है, मुझे जीवन में बहुत कुछ अभी अचीव करना है जो इससे कहीं ज़्यादा है। तो वो मार्क्स को लेके जो ऑब्सेशन है वो कम हो जाएगा। और फिर दूसरी बात जो आपने पूछी थी वैभव, वो ये था कि ऐसे में क्या करना चाहिए ताकि उससे बच सके। मैंने कहा था कि ऑक्यूपाई करें अपने आप को फिजिकली, मेंटली ऑल्सो। और मैं एक सुझाव है जो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ, वो जॉब शेडोइंग के बारे में, क्योंकि मैं करियर काउंसलिंग भी करती हूँ। तो आपने जैसे करियर सोचा कि आपको साइंस लेना है या आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स जो आप ऑलरेडी ले चुके हो 11th 12th में या 10th के बाद, दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, अभी 10th का भी रिजल्ट आने वाला है, 12th का भी, और जो लोग मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं लॉ के और सबके लिए। तो आर यू रियली मेंट फॉर दैट जॉब? वो जो आप करना चाहते हो, क्या आप वाकई उसके लिए आपकी पर्सनालिटी, आपका इंटरेस्ट उसके लिए है, ये आप क्यों करना चाहते हो, इसको समझें और जॉब शेडोइंग करें। जैसे सपोज आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपने लिया है कॉमर्स एंड यू परसुइंग फॉर दैट, तो ये समय ऐसा है जो इंटर्नशिप और जॉब शेडोइंग में अंतर क्या है? इंटर्नशिप हम 3 महीने की करते हैं या कम से कम 2 महीने, 1 महीना की होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। लेकिन जॉब शेडोइंग कुछ घंटों से लेके
एक हफ्ते की भी होती है। Yes, तो आप कुछ समय बिताएं उनके साथ, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं उन प्रोफेशन में उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, और आप देखें कि वहाँ एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे वो क्या चीजें हो रही ग्राउंड रियलिटीज का आपको Yes, पता चलेगा। क्योंकि हमें किसी जॉब को लेके एक फैंटेसी बना लेते हैं और सोचते हैं कि ये मुझे, और फिर बाद में फ्रस्ट्रेशन होता है। तो वही, और फिर जब मैं जाके उनके साथ रहती हूँ और 24 घंटा उनके साथ समय बिताती हूँ, तो मुझे उस जॉब की, उस काम की जो है ग्राउंड रियलिटी पता चलती है। और फिर ऐसा ही नहीं, फिर आप दूसरे जॉब, तीसरे, जो भी आपके मन में है कि मैं ये सब कर सकती हूँ, ये मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ है, Yes, ma'am. तो ये बेस्ट टाइम है जब आप जॉब शेडोइंग करें और अपने समय को सही उपयोग करें। तो उससे क्या होगा, आपकी एंग्जाइटी अपने आप कम होती जाएगी और आपके मन में नए नए विकल्प आएंगे जो आप कर सकते हैं। और अगर आपका मन एकदम क्लियर है कि मुझे वही करना है, देन गो बाय दैट। फिर कोई बी प्लान की जरूरत नहीं है, आपका ये प्लान काफी है। डिपेंड्स अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग योर पैशन इज, बिकॉज पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस मैम। Thank ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कई स्टूडेंट्स अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो या फैमिली हो या फिर हमारे रिलेटिव्स हो हाँ। या फिर हमारे नेबर्स हो। कई बार हमारे पेरेंट्स भी, हमारे पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स है वो भी बोलते हैं कि वो शर्मा जी का बेटा वाला डायलॉग जो चलता है कि वो शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, चाचा का लड़का तो इतना अच्छा नंबर लेता आया। तो ये सब सारी जो चीज़ें मैम जो पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, वो करना सही है या गलत है, या फिर इस कंपेरिजन से स्टूडेंट्स कैसे बच सकते हैं, क्या रिस्पॉन्स कर सकते हैं इसको लेकर के? Thank you, Vaibhav, for asking this question. This is very relevant and pertinent for all, each one of us. Yes, ma'am. सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, कंपैरिजन तो सब मिलता रहता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम करते रहते हैं। यस मैम। आप जॉब में हो, आप इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हो वैभव, फिर भी आप कहीं ना कहीं आपका भी अंदर से कंपैरिजन होता होगा, क्योंकि देयर आर कंपनीज व्हिच आर आल्सो देयर। लेकिन देखो, अगर हम, मुझे ये लगता है कि अपनी तुलना किसी से भी करना कहीं ना कहीं अपना एक तरीके का, मुझे लगता है, अपमान करना है। और मैं ऐसा नहीं कहती कि पेरेंट्स आपका अपमान कर रहे हैं। देखो, पेरेंट्स की कंडीशनिंग ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं। उनके प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, हम जैसे चाहते हैं उस तरह से हमें नहीं करते हैं, लेकिन वो प्यार करते हैं, पर वो अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो कहीं देखते हैं किसी और के बच्चे को, अनजाने में पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं। हर चीज़ की एक वजह होती है। आपने पूछा सही है गलत है, कोई भी चीज़ जो होती है वो राइट रॉन्ग नहीं होती है, वो अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट होती है। तो उनका ये सोचना अपने बच्चे के लिए एक अच्छा फ्यूचर चाहना गलत नहीं है, बिल्कुल उनकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल गलत नहीं होती, पर अनजाने में उन्हें ये नहीं पता होता, वो अपने बच्चे की तुलना करके कहीं ना कहीं उसको वो तकलीफ पहुंचाते हैं। उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है, क्योंकि फिर वो कंपेयर करने लगता है। हालांकि उनका इंटेंशन बिल्कुल अच्छा होता है, वो उसको बेस्ट देना चाहते हैं, उनको लगता है मैं भी सब कुछ दे रहा हूँ पर उनका बच्चा अच्छा कर रहा है। वो इसलिए नहीं कि आपका बच्चा कम है, या मैं अभिभावकों से भी कहूँगी, टीचर से भी कहूँगी, वो उसकी इंटरेस्ट अलग है, उसकी फील्ड अलग है, और जिस बच्चे से आप कंपेयर कर रहे हो शायद वो उसकी पसंद का फील्ड हो, उसका एप्टीट्यूड हो। इसीलिए देखिए, कैरियर गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग, मेंटरिंग, ये सब अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जो पहले नहीं होता था। तो पहले इस तरह की महत्वाकांक्षाएं भी नहीं थी। अब ये होता है ना कि एक गोल जो होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं ये 3 चीजें कहती हूँ। कंपैरिजन जो होता है वो कभी ना करें, अपने को किसी से कंपेयर ना करें, अपनी विशिष्टता जो आपका यूनिकनेस है उसको रेस्पेक्ट करें। आप में ऐसा बहुत कुछ है जो दूसरों में नहीं है। आप कंपेयर करने के बजाय आप उस पर फोकस करें कि आपकी स्किल्स क्या है, आपकी लिमिटेशंस क्या है। मैं स्ट्रेंथ्स के बाद वीकनेस का वर्ड यूज नहीं करूंगी, आई विल कॉल इट लिमिटेशन। मेरी सीमाएं क्या है ना, एज के हिसाब से भी लिमिटेशंस होती है, और जेंडर भी लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन हालांकि अब तो जेंडर भी लिमिटेशंस नहीं रहा है। वी आर इक्वल बट नॉट द सेम, रिमेंबर दिस। मैम, बायोलॉजिकली वी आर नॉट द सेम। हाँ, बायोलॉजिकली हर वे में हम इक्वल है, बट वी आर नॉट द सेम। बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, तो हम उससे कंपेयर करें। अब लड़कियां लड़के सब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक्चुअल में पैशन क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या मुझे अपने आप को प्रूव करना है इसलिए करना चाहती हूँ, या मैं इसीलिए बनी हूँ। तो मैं 3 चीज़ें मैं बोलती हूँ। एक तो होता है कि मैं कुछ भी, अगर कोई भी जॉब मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या मैं सबसे थर्ड पे रखती हूँ लाइवलीहुड, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है वो जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो पेरेंट्स है जब तक, फिर आपको अपने पैर पे खुद ही खड़ा होना है। तो थर्ड पे मैं रखती हूँ कि मैं जो अर्निंग है मेरी। सेकंड पे रखती हूँ कि मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। ऐसा एक जॉब एंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई सी भी बात, मतलब जिसको, जैसे जो काम आप कर रहे हो, तो आपको मॉर्निंग से लेके इवनिंग हो जाए, लेकिन आपके थकन का एहसास नहीं होता है। आप उसमें अपना 100% देना चाहते हैं। आ जाता है। हाँ, आप और क्रिएटिवली सोचते रहते हो। इवन आफ्टर द जॉब ऑल्सो यू आर थिंकिंग। तो वहाँ आपके लिए वो ड्यूटी नहीं बनती, वो आपके लिए एक
एक आपके लिए एक साधना बन जाती है। Yes. वो काम आपकी साधना हो जाती हमें एक ऐसा एरिया मिल रहा है, ऐसा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है हाँ। जहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते है। हैं। हाँ, तो वहाँ फिर आपका जो है वो आप यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट। Yes, ma'am. और सबसे ऊपर मैं रखती हूँ हम सबके एग्जिस्टेंस का, देयर इज अ कॉल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा है जो दूसरों के लिए, उसको पहचाने। ये ऐसा है, अगर आपके अंदर सेवा भाव है, आप दूसरों को कोई बीमार है तो आप उसकी मरहम पट्टी करने में एंजॉय करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो यू कैन गो फॉर मेडिसिन। Yes, ma'am. तो अपने अंदर के उन गुणों को पहचाने जो आपके अंदर है, जो जिसके लिए आप बने। देखिए यहाँ पे जितनी चीजें प्रकृति में है, सब में कुछ ना कुछ ऐसा जो दूसरों के लिए है। जैसे पेड़ के जो फल है वो सरप्लस है, नदी का पानी भी दूसरों के लिए है, गाय जो दूध देती है उसमें कुछ उसके बच्चे के लिए होता है और सब के लिए यूज होता है। Yes. वो कम नहीं पड़ता है, पेड़ के फल कम नहीं पड़ते। इसी तरह हम में ऐसा क्या है जो दूसरों के लिए। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती हूँ, फैशन डिजाइनिंग से हम दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दे आर लुकिंग गुड। Yes, ma'am. आप बहुत सारे ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट जैसे कम है या वेट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे ड्रेसेस डिजाइन करना जिसने उनकी वो जो उनकी सीमाएं हैं वो उसको कवर कर सके। हम फैशन डिजाइनिंग का मतलब ये नहीं ना हुआ कि तड़क भड़क कपड़े बना दिए हाँ, फिर सारी नहीं है, चीजें, वो image हमें बना सारे लेते हैं। एस्पेक्ट्स को देख के हाँ। चलना है कि अच्छा वो इंसान है, या फिर अगर कोई भी वैसी चीजें हैं कि कोई हेल्दी है या फिर वो हाँ, स्लिम है, तो उस हिसाब से हम चीजें सकते हो। बताएं। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जैसे किसी मुझे एक अच्छा लगा, हमारे एक स्टूडेंट ने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है जहाँ पे वो उनके लिए करता है जो लोग अपंग लोग हैं। Yes, तो ma'am. उनकी लाइफ को कैसे आसान बनाई जाए, तो उनके हिसाब से कार में डिजाइन उस तरह Yes, के कार को डिजाइन करें कि अगर उनकी व्हील चेयर वहाँ जा सकती है। और इवन आई अप्रिशिएट कि जापान में भी इस पर बहुत काम हो रहा है, और इंडिया में भी लोग जो इस तरह की फीलिंग रखते हैं, इस तरह के, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन दैट। Yes, ma'am. तो इस तरह के जॉब्स जो आउट ऑफ ट्रैक है, ऑफ बीट करियर्स से थोड़ा अलग है, जो इनोवेशंस का हाँ नाम जैसे- इनोवेशंस है, तो वहाँ भी अच्छा कर सकते हैं। तो अपने अपने अंदर की सृजनात्मकता को पहचाने, क्रिएटिविटी को पहचाने, और फिर आप रियली जो आप करेंगे वो आप इंजॉय कर सकेंगे। और जब आपका माइंड इन चीज़ों में लगा रहेगा तो एंग्जाइटी अपने आप ही कम होती चली Yes, जाएगी। ma'am. तो इनवर्ट जर्नी की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है, और समझे कि ये बहुत सुनहरा अवसर है, गोल्डन पीरियड, इसको हमें एंग्जाइटी में वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू वैभव। मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर रिजल्ट के बाद किसी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस कम हो जा रहा है तो उस सेल्फ वर्थ को कैसे वापस लाया जा सकता है? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस रेलेवेंट क्वेश्चन वैभव। रिजल्ट के बाद कम हो जाता है स्टूडेंट्स का, और Yes, ma'am. अनफॉर्चुनेटली ये भी देखा गया है कि बहुत से बच्चों ने आउट ऑफ डिप्रेशन, जो कि उनका जो एस्पिरेशन था, उनका जो गोल था वो नहीं अचीव हुआ। ऐसा नहीं कि वही बच्चे जो फेल होते हैं, बल्कि इनको बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है, अब वो 99 एक्सपेक्ट करें, उनको 80s में आया है, दे ऑल्सो ट्राई टू हार्म देमसेल्व्स। Yes, ma'am. वो अपने आप को क्षति पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यवश है। और इसके लिए हमें लगता है कि हम सब जिम्मेदार हैं, पूरा समाज, हमारे टीचर्स, हमारे अभिभावक, क्योंकि हम बच्चों को उसका सेल्फ वर्थ को सिर्फ उसके मार्क्स तक कन्फाइन होने से रोक सकते हैं। एक अभिभावक है, उसको अगर बच्चे को हम अनकंडीशनल लव देते हैं, बिना शर्त के प्यार करते हैं, ठीक है, हम चाहेंगे कि वो अच्छा करे, उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, उसके साथ बैठ के एंगेज रहे, उसके खाने पीने का, उसके हेल्थ का ख्याल रखें, लेकिन साथ ही साथ अगर वो नहीं कर पाता है तो हमारा रिस्पॉन्स उसके लिए कैसा होता है। एक बच्चा जो, जैसा मैं सोच रही थी कि मेरा बच्चा ये एंट्रेंस निकाल लेगा या उसे इतने मार्क्स आएंगे, नहीं आता है, हम उस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये प्रश्न जो आपने किया वैभव, ये सबके लिए है, केवल उस बच्चे के लिए नहीं है। तो वो उस बच्चे को हेल्प करने के, हाँ ठीक है, अगर हम सब उस बच्चे को फिर भी प्यार करते हैं अनकंडीशनली, उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो तुम आगे कर सकते हो। मे बी अब ये एक परीक्षा थी, और जीवन की परीक्षा तो हमेशा चलती रहती है। एक परीक्षा थी, उसमें तुमने अपने आप को देखा, आंका, अपना मूल्यांकन किया, अब उसके हिसाब से तुम तैयारी फिर से कर सकते हो। अगर इस बार तुमने एंट्रेंस नहीं निकाला, इंजीनियरिंग या मेडिकल, नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ज़्यादा समझ के कि मेरे कहाँ मुझसे गलतियाँ हुई, उस पर मैं वर्क करूंगा। तो इस तरह से एक मोटिवेशन, एक उत्साहवर्धक अगर हम एक एनवायरनमेंट पर बनाते हैं अपने घर में, और टीचर्स भी बच्चों को एजुकेट करें उसी तरह से, तो वो बहुत ज़रूरी है। हम सब के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बच्चे का हौसला बढ़ाए, ना कि उसकी तुलना करें। जाने अनजाने में हम उसके साथ एक बहुत बड़ा, मैं तो ये कहूँगी मैं, कि इनजस्टिस कर रहे हैं ऐसा करके। देखिए, हम उससे प्यार करते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करती हूँ कि हमारे पेरेंट्स प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनजाने में बच्चे को इससे तकलीफ पहुँचती है। और जब बच्चे का नुकसान हो जाता है, क्षति हो जाती, तब हमें एहसास होता है कि हमारे बच्चे की लाइफ, उसकी स्वास्थ्य, उसका हेल्थ, उसका मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी कामयाबी से ज़्यादा। और उसकी कामयाबी तब होगी जब वो स्वस्थ रहेगा, जब वो खुश रहेगा। तो बच्चे की खुशी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर बहुत सारे विकल्प हैं,
और स्टूडेंट्स के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जब आपका सेल्फ वर्थ डाउन हो जाता है और आपको कोई उत्साह देने वाला, मोटिवेट करने वाला नहीं है, तो आपके पास कुंजी है। देखिए, आप दूसरों से मदद ले सकते हैं, आप उन लोगों से मिले, उनकी संगति में बैठे जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं, उनके साथ मिलना जुलना थोड़ा कम कर दें ऐसे समय में, जो आपको दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, जो बार बार आपसे कॉम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी एंग्जाइटी और ट्रिगर होगी। ठीक है, चुनौती तो ये है कि सबके साथ रहते हुए भी अपने आप को बनाए रखें, लेकिन कोशिश करें, अगर आपकी एंग्जाइटी बढ़ रही है तो आप उनके बीच बैठे जो आपसे बिना शर्त प्यार करते हैं, जो आपका अनकंडीशनल लव करते हैं। आपके पेरेंट्स भी करते हैं, भले ही वो डांटे कुछ भी करें, बट एंड ऑफ द डे पेरेंट्स आर देयर जो आपके साथ खड़े रहेंगे। हाँ, तो वो भी समझते हुए उनके पास जाएं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, वो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनको आपके मार्क्स से, आपके रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, वो बस आपका प्रेजेंस उनके लिए इंपॉर्टेंट है। गो एंड स्टे विद दोज पीपल। और दूसरी बात, अपने आप की, अगर आपको कोई ऐसा नहीं मिल रहा है तो भी ये समय ऐसा है जो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, कि हम जितना इन चीज़ों को फेस करते हैं, विकट परिस्थितियों को जो हमारे अनुकूल नहीं है, वही परिस्थितियाँ हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बना रही है। और उन्हीं परिस्थितियों की वजह से हम उस माहौल को अडॉप्ट करके एक क्रिएटिव वो बन रहे हैं और चीज़ों को सीख रहे हैं मैम। जैसे कहते हैं ना कि सोना जितना तपता है उतना ही कुंदन बनता है और खरा होता है। तो विषम डिफिकल्टीज तो जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है, ये उसको चुनौती समझना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं। और ठीक है, आगे देखिए, बहुत सारी समस्या एक्चुअली ये सिर्फ एक नहीं होती, कभी कभी आर्थिक समस्या भी होती है जिसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं कि पेरेंट्स पे भी बहुत बर्डन नहीं डालना चाहते, लेकिन घबराए नहीं, बहुत सारा विकल्प है। और इसीलिए करियर काउंसलिंग भी इम्पॉर्टेंट है। और आपके पास अगर कोई ऐसा कोई है जो आपको गाइड कर सकता है करियर काउंसलिंग के लिए, तो आप उनके पास जा सकते हैं, है ना। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जो हमारा प्रमिला हॉस्पिटल है, तो प्रमिला हॉस्पिटल इज़ नॉट जस्ट अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ सिर्फ उपचार होता है रोग का। प्रमिला हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटीग्रल वेल बीइंग और होलिस्टिक हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के बारे में ध्यान दिया जाता है, जो इस हॉस्पिटल को विशिष्ट बनाता है और जो मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है। तो यहाँ पे जब कोई भी पेशेंट आता है या कोई एंजाइटी या स्ट्रेस का पेशेंट, तो उसको जो हमारे जो चेयरमैन सर है उसका अध्ययन करते हैं, एक एक इसका को पूरी स्टडी करते हैं, डिटेल में उसके हर पहलू को देखते हैं, सिर्फ बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक रीजंस को नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल, और चाहते हैं कि जो एंटीसीडेंट फैक्टर्स है वो उसका दूर हो जाए, ताकि वो जो यहाँ से जाए तो वो पूरा होलिस्टिक हीलिंग होके जाए। और इसलिए अगर आपको ऐसा कोई परेशानी है, अगर सारी समस्याओं के बाद सब योगा, मेडिटेशन और जिन चीज़ों का मैंने अभी आपको सुझाव दिया, जॉब शेडोइंग और ये सब करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और जीवन का देयर इज नो मीनिंग इन योर लाइफ, यू फीलिंग लूजिंग बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स, तो आपका वेलकम है। प्रमिला हॉस्पिटल आए, जगह है यहाँ का, ये जो पूरा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और स्पेशली यहाँ का जो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट है वो आपकी मदद करेगा, आपको अपने आप से पहचान करवाने में, अवेयरनेस के लिए, आपके पोटेंशियल से, स्किल से, आपको, क्योंकि कुंजी आपके पास है। वी आर जस्ट फैसिलिटेटर्स, वी विल हेल्प यू टू नो योर सेल्फ, टू टेक योर इनवर्ड जर्नी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और आप अपने आप को समझ सकें, इसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो वेलकम टू प्रमिला हॉस्पिटल। वैभव, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप भी तो, अब मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि आपका स्टार्टअप है, आप डिजिटल मीडिया में आए हैं और आपने एक मुकाम बनाया है, तो आप अपनी जर्नी के बारे में भी बताएं हमें और स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि ये भी आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा होगा सर। बिल्कुल मैम। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कंपनी का नाम है VRM सॉल्यूशंस। अच्छा, वी मीन्स वी यानी हम, एंड आरंभ मीन्स हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया, एक नई शुरुआत की, जिससे हम लोगों ने आरंभ रखा। एंड सॉल्यूशंस मीन्स जहाँ सारी चीज़ों का समाधान हो रहा है, तो दैट इज़ VRM सॉल्यूशंस। तो मैम टाइम ऐसा था कि हम 4 फ्रेंड थे, हम लोग BEd कर रहे थे उस टाइम पे, लास्ट सेमेस्टर था हमारा। तो हम लोग कैंटीन के बाहर खड़े थे और कॉफ़ी पी रहे थे। तो फिर मतलब कि मेरा पहले से इंटरेस्ट IT सेक्टर में रहा है, तो ये हुआ कि सब लोगों ने बोला कि BEd के बाद क्या करना है, तो यहाँ स्कूल में जाएंगे, जॉब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस टाइप की चीज़ें चल रही थी। तो फिर मैंने बोला कि यार क्यों ना हम लोग अपना कुछ शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग तो ग्रो करेंगे साथ में, और हम लोग दूसरे लोगों को रखेंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगी, और कहीं ना कहीं वो भी क्रिएटिव बनेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। उसके बाद से हम लोगों ने ये स्टार्टअप करा और करेंटली वी हैव 30 to 35 क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया। तो मैम
सारी चीज़ें हैं, यही हैं जो चल रही हैं। फैमिली सपोर्ट एंड फ्रेंड का सपोर्ट पूरा अच्छा खासा मिला हुआ है। मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, विजय, सृष्टि एंड विकास, एंड फादर एंड मदर का पूरा सपोर्ट मिला है, सबके परिवार से भी पूरा सपोर्ट मिला है। बिल्कुल, ये छोटी सी जर्नी है हमारी जो चल रही है अभी। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं वैभव इस कम एज में। और ये जो आपने कहा पेरेंट्स का सपोर्ट, Yes, तो ma'am. ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता Exactly, है ma'am. कि पेरेंट्स, मैंने एक मूवी देखी थी अभी हाल में, 12th फेल मूवी ma'am. आई थी, उसमें भी दिखाया था। बल्कि मैं ये देखूंगी उसमें जो पेरेंट्स बहुत रिच है, इसका पेरेंट की आर्थिक स्थिति से कोई संबंध नहीं है, Yes, कोई ma'am. कोई रिलेशन नहीं। मैंने देखा वो मूवी, बहुत सच्चाई के करीब थी। मतलब एक माँ है जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, गांव में है, उसको खाने के लिए नहीं जुड़ रहा था, Yes, ma'am. लेकिन फिर भी उस समय भी वो बच्चे से परेशानी नहीं बता रही है, क्योंकि वो चाहती कि उसके बच्चे को टेंशन ना हो। Yes, तो एक तरफ, और हम सब पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, मैं कोई सवाल करती हूँ, क्यों हम बच्चे के, क्या हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे एस्पिरेशन से, जो हमारी एंजाइटीज है, वो हम अपने बच्चों पे क्यों ट्रांसफर करते हैं जाने अनजाने में? बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, बेस्ट चाहते हैं, हम कहते भी हैं कि हमने जो कुछ भी कमा रही हूँ उस बच्चों के लिए कर रही हूँ, लेकिन क्या बच्चे को खुश रखना, उसके कॉन्फिडेंस के बारे में सोचना, उसके सेल्फ वर्थ के बारे में सोचना, क्या ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बिल्कुल है मैम। हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हम उसको सपोर्ट करें, खास के उस समय जब वो विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, जब उसको लाइफ में, जब वो सक्सेस नहीं, जब वो कामयाबी नहीं मिल रही है, ऐसे समय में हमारा क्या रोल रहता है? सक्सेस मिलने पे प्राउड फील करना हर पेरेंट्स अपने अधिकार समझते हैं, और उन्होंने किया भी है, लेकिन हमारा रोल उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारा बच्चा उस फेज से गुजर रहा है, जहाँ पे वो फेलियर फील कर रहा है, सेल्फ वर्थ डाउन हो गया है, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। तो वही हमारा पेरेंटहुड। तो ये ऐसा नहीं है कि हर धर्म में कहा गया है कि माता पिता का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि हमारा अधिकार है बच्चों पे, बल्कि हमारा जो नैतिक कर्तव्य है वो हमें एज अ पेरेंट उस ऊंचाई पे ले जा सकता है। हम कितना ज़्यादा क्षमा करते हैं, हमारा दिल कितना बड़ा है, हम कितने मैग्नानिमस हैं कि अपने बच्चे को उनकी कमियों के साथ कितना स्वीकार करते हैं, ना कि उनकी अच्छाइयों को अपनी उपलब्धि, अपना प्राइड, अपना गौरव बना के। यही एक माता पिता को महानता की तरफ ले जाता है, अगर वो महान है तो। यस मैम। हाँ वैभव, तो मुझे ये क्वेश्चन आपसे करना था, जैसे आप भी जो अपना जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी के साथ, बहुत इनोवेटिव आइडियाज के साथ, तो इसमें कभी कभी ऐसा होता हो कि इसमें भी असफलता मिलती होगी। बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि बिजनेस है और इसमें भी सब चीजें लगी रहती हैं, कभी सफलता कभी असफलता। तो आप कैसे मैनेज करते हो? मैम सबसे पहले मैं एक वर्ड यूज करूंगा, डाइवर्सिटी। क्योंकि बिजनेस है या फिर पूरा वर्ल्ड है या फिर यूनिवर्स हम कह सकते हैं, पूरी जगहों पे डाइवर्सिटी देखी जा सकती है कि कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं नेगेटिव है, कहीं पॉजिटिव है। तो हर सारी चीज़ें देखते हैं, हर सारे एस्पेक्ट से होते हैं, पहलू है। राइट। तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हाँ, डाउन्स होने पे कभी कभी तो ये लगता है कि मैं डाउनग्रेड फील हो रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरी टीम खड़ी है, मेरी फैमिली खड़ी है, मेरे सपोर्टर्स खड़े हैं जो मुझे डाउनग्रेड नहीं होने देते हैं। और कभी कभी ये भी लगता है कि अगर मैं डाउन फील करूंगा या फिर डाउनग्रेड हो जाऊंगा तो जो मेरी टीम है फिर उनको कौन संभालेगा? एब्सोल्युटली। हमारे माता पिता भी हैं, तो अगर हम डाउन फील करने लगेंगे तो फिर उन्हें कौन संभालेगा? या फिर अगर वो डाउन फील कर रहे हैं और हम भी डाउन फील करने लगे, डाउनग्रेड हो रहे हैं, तो दोनों तो फिर बैलेंस हो गया, फिर सब लोग डाउन ही चलेगा एकदम से। तो वहाँ पे हमें अपने फैमिली के लिए एक बिग सपोर्टर बन जाना होता है, हमारी टीम के लिए एक सपोर्टर बनना होता है। ठीक है, हम अंदर जो भी सोच रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि बाहर से हमें दिखाना पड़ता है ना कि वो नहीं, हम ठीक हैं, चलो चीज़ें हो रही हैं चलने देते हैं, बाकी तो सही हो जाएगा। और हमें कहीं ना कहीं उन सारे निगेटिव पॉइंट से सीखने को मिलता है। बिल्कुल कि ठीक है, हम सीख रहे हैं कि वहाँ हमारी क्रिएटिविटी डाउन हुई थी, तो फिर हम ठीक है और क्रिएटिव होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ब्रेन है तो ये क्रिएटिव से भरा हुआ है, बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल सही बोला आपने। एक पॉजिटिव सोच, एक सकारात्मक सोच इंसान को बहुत सारी परिस्थितियों से, विषमताओं से और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है, क्योंकि निगेटिविटी आपको डिसफंक्शनल कर देती है। आपके रोजमर्रा के, जब आपको लगने लगे कि अब ये काम रुक जा रहा है, अवरोध हो जा रहा है, आप सिर्फ बिस्तर में पड़े हो, तो ये डिप्रेशन की स्थिति होती है। इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। ये सब संकेत है कि आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी की तरफ जा रहे हैं और रात में सो नहीं पा रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ जा रही है। तो ये इन सब संकेतों को समझ के और फिर सही परामर्श की जरूरत है। मैम इस शो का एक लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और अंदर ही अंदर घबराए हुए हैं, ठीक है, उन सब के लिए आप क्या क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके लिए कुछ टिप्स हो सकते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल फील करें, रिलैक्स फील करें?
हाँ, जो स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप खुश रहें, अपनी विशिष्टता को सम्मान करें, अपने आप से प्यार करें, अपने इस समय को अच्छी तरह बिताएं। और जैसे मैंने शुरू में बताया था, जॉब शेडोइंग करें, जो आप करना चाहते हैं अपने से सीनियर स्टूडेंट, मतलब जो कोर्स आप करना चाहते हैं उनसे मिलें, उनसे उनका अनुभव देखें, और लोगों से जिन्होंने चुनौती का सामना किया उनसे मिले, और रिलैक्स रहें, अपने आप को रिलैक्स जितना हो सकता है रखें, मेडिटेशन करें, योगा करें, और फिर मैं रिपीट करूँगी, प्रकृति के साथ, पशुओं के साथ, है ना, नेचर के साथ अपना समय बिताएं, और अपने आप का सम्मान करें, अपनी तुलना किसी से ना करें। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड्स, हाँ, आपका फ्रेंड हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट हो सकता है उसका ज़्यादा, हो सकता है उसका आपको कम मार्क्स आए, आप तुलना ना करें। अगर ऐसा होता है तो आप जाके खुले दिल से उसको कॉन्ग्रेचुलेट करें, और ये हमेशा विश्वास रखें कि आपके अंदर जो विशिष्टता है वो आपकी जर्नी खुद तय करेगी। हम सब की जर्नी अलग अलग है, एक ही घर में एक ही माँ बाप के 3 बच्चों की, तीनों की अलग अलग जर्नी होती है, तीनों की यात्रा अलग अलग होती है। तो हमारे सारे फ्रेंड्स एक साथ कैसे हो सकते हैं? आप देखते हैं वहाँ भी सबकी अलग अलग यात्रा होगी। हो सकता है इनिशियली सब्जेक्ट आपने सेम लिया है, इसलिए किसी से तुलना करना, इस बात को याद रखें, अपना अपमान करना है। और अगर पेरेंट्स करते हैं तो वो अनजाने में करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, आपका लिए बेस्ट चाहते हैं इसलिए करते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप अपनी तुलना किसी से ना करें, अपने आप से करें, अपनी विशेषताओं का सम्मान करें, अपने स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दें, अपने स्ट्रेंथ पे और वर्क करें, क्योंकि ये जो सुनहरा समय मिला है आपको वो अपने लिए है, ताकि आप उसका सदुपयोग कर सकें। हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, ना कि जेलसी के लिए। बिल्कुल, आप अपने आप से कंपेयर करें कि मैं पिछले साल कैसा था, इस बार कैसा हूँ, और मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जिससे मेरे स्ट्रेंथ्स और स्ट्रॉन्ग होते जाए, और मैं अपने लिमिटेशंस को, जैसे कुछ लोग आते हैं मुझे पब्लिक स्पीकिंग है जिससे वो मेरा लिमिटेशन है, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे मेरे इंग्लिश स्पीकिंग मेरी कमजोर है, तो ये समय है, ये सब चीज़ें जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। अब जैसे मेरे बाल कर्ली है तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, या मेरा ठीक है वेट तो कम किया जा सकता है, अब मेरी हाइट नहीं बढ़ सकती, तो कुछ चीज़ें जो हमारे इसकी संभावना है जिसमें कर सकते हो उस पर मैं वर्क करूँगा, है ना। और जहाँ पे मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम काम से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आई कैन वर्क। और देखा गया कि जिन लोगों को जो बेस्ट स्पीकर्स हुए हैं उन सबको स्टेज फ्राइट था, कभी ना कभी वो सब डरते थे पब्लिक स्पीकिंग से। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, तो आप उस पर वर्क करो, अपने आप से प्यार कीजिए, उसके लिए अपने आप से प्यार करो, अपने आप को सम्मान करो। आप अगर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको दूसरे लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका अपने साथ का संबंध है, जो आपका अपने साथ रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को अपनी अच्छाइयों और अपनी कमियों के साथ कैसे स्वीकारते हैं। और प्यार इसी का नाम है, चाहे वो दूसरों से करो या अपने आप से करो। अगर हम किसी को शर्त के साथ प्यार करते हैं, उनकी अच्छाइयों को देखते हैं, उनकी बुराइयों को नहीं, तो वो पूरा प्यार नहीं है, और फिर पूरा एक्सेप्टेंस नहीं। लव इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। तो मैं यही मैसेज दूंगी, वी ऑल लव यू, लव योरसेल्फ। और इन सब के बाद भी अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो हम सब एक परिवार है, पूरा सामाजिक परिवार है। आए प्रमिला हॉस्पिटल और यहाँ लोगों से मिलें, आपको करियर गाइडेंस भी होगा, और आपकी एंजाइटी की अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसे सिम्टम्स हैं जो नॉर्मल एंजाइटी से ज़्यादा है, एक एंजाइटी डिसऑर्डर कब बनती है? नॉर्मल एंजाइटी हम सबको होता है, थोड़ी बहुत आपको और हमें भी हो रही थी वैभव की जब हम आ रहे थे, पॉडकास्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वो एक नॉर्मल एंजाइटी है जिसको कि हम पॉजिटिव यूज स्ट्रेस भी कह सकते हैं। लेकिन एक एंजाइटी होती है जो आपके डे टू डे फंक्शनिंग को रोक देती है, जो डिसफंक्शनल हो रही है, जिसकी वजह से आप लिख नहीं पा रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हो, और डेंजरस भी होती है वो आपके लिए, क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। अनदर थिंग इज इट कैन बी डिस्ट्रेसफुल, और बहुत डिस्ट्रेसफुल हो रही है, आपकी नींद चली गई, आप 3-4 रात से सो नहीं पा रहे हो। तो ये सब संकेत है कि इधर यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और एंजाइटी। तो आप अपने नज़दीक के कहीं भी आसपास में जाएं जहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में चीज़ें होती है। जैसे मैं आपको बुला रही हूँ प्रमिला हॉस्पिटल, जो एक हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा है। मैम, हॉस्पिटल प्रमिला हॉस्पिटल मतलब ये हॉस्पिटल समझ के आप जब बीमार हो तब नहीं आए, आप अपने करियर गाइडेंस के लिए, मेंटल स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए भी हॉस्पिटल आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हॉस्पिटल है तो आप बीमार हैं तभी हैं। हाँ, हॉस्पिटल के बारे में एक लोगों के बारे में एक भ्रम है कि वहाँ सिर्फ शारीरिक उपचार होता है, तो प्रमिला वो हॉस्पिटल नहीं है। प्रमिला इज अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ साथ साथ सर्वांगीण विकास की तरफ अग्रसर है, सेवा के बढ़ते कदम के साथ। और इसीलिए मैं इसको फिर रिपीट कर रही हूँ कि ये इंटीग्रल वेल बीइंग होलिस्टिक हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे
किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान दिया जाता है, न सिर्फ इससे कि बस दवा ले लो, खा लिया, आप ठीक हो गए, चले गए, या आपको कोई ट्रीटमेंट करा दिया। और एक एक पेशेंट का इस तरह से अध्ययन होता है। यहाँ हमारे चेयरमैन सर, हमारी एक टीम है जो सब जानने की कोशिश करते हैं ऐसा है तो क्यों है, और उसको बहुत सोचते हैं, उस पर पूरा अध्ययन होता है और कोशिश की जाती है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। हम केवल फिजिकली फिट नहीं किया जाता है, हम लोग यहाँ पे फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट होते हैं, क्योंकि देयर इज अ माइंड बॉडी रिलेशनशिप। और ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग, लोग सोचते हैं काउंसलिंग या थेरेपी ये सभी के सबको जरूरत पड़ती है। जैसे एक डॉक्टर भी बीमार पड़ सकता है, एग्जैक्टली, प्राइम मिनिस्टर भी बीमार पड़ते हैं, उसी तरह साइकोलॉजिस्ट या कोई भी पर्सन करियर गाइडेंस के लिए आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसके साथ कोई एबनॉर्मलिटी है, ये नॉर्मल है। इस समय में ये होता है, एग्जामिनेशन सीजन है, आप हेल्प लें, उनके पास जो एक्सपीरियंस है आपको गाइड करेंगे। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी हम लोग लेंगे कि आपका रुझान किधर है, विल टेक योर एप्टीट्यूड टेस्ट, वी हैव इन्वेंटरीज जिससे आपकी जांच हो सके, और आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस भी करवाई जाएगी ताकि आप अपने आप को बेहतर समझ सकें। आप कहाँ जॉब शेडोइंग करना चाहेंगे उसके लिए भी आपको हम लोग गाइड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए मैम, और हमारे दर्शकों को इतनी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ देने के लिए, और ताकि वो डिप्रेशन से बच सके, एंजाइटी ना हो उन्हें, हमारे स्टूडेंट्स अच्छे से रहें और कोई भी रिजल्ट का प्रेशर न ले। तो ऐसे ही हेल्थ एंड मेंटल रिलेटेड पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। आइए बात करें एक हेल्थ पॉडकास्ट प्रमिला हॉस्पिटल की तरफ से। थैंक यू सो मच।